अब की बार 400 पार। 400 तो छोड़िए, 300 सीटें भी नहीं आई एनडीए की। आखिर ऐसा क्या हो गया दोस्तों? क्या जनता जो है सच में परेशान थी मोदी से या मोदी सरकार से? आखिर क्यों ये नारा जो है वो फेल हो गया और एनडीए की 400 सीटें नहीं आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी एग्जिट पोल, जी हाँ मेरा भी एग्जिट पोल उसमें शामिल था, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। कोई भी जो है जनता की नब्ज पकड़ नहीं पाया और एनडीए को टोटल मिलाकर 300 सीटें भी नहीं आई। तो दोस्तों, क्या कारण रहे, इसी का विश्लेषण करूंगा मैं आगे आने वाले इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिर बीजेपी का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, होता क्या है, जब आप ये समझ लेते हैं कि जनता हमारे साथ है, हम कुछ भी सही करें कुछ भी गलत करें, जनता ने हमारा साथ ही देना है क्योंकि टीना फैक्टर है, यानी कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो जनता आपको एक्चुअल में सबक सिखाती है और आपके साथ नहीं जाती है। सामने आप अगर किसी गधे घोड़े कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे ना, तो भी जनता उसको वोट दे देगी, क्योंकि उसने ठान लिया है कि आपको सबक सिखाना है। आपने उससे बिना पूछे ही जो है ये नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार। एक और दूसरा जो कारण होता है दोस्तों, वो ये कारण होता है कि जब भी आप कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं ना जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो अधिकतर लोग जो है ना आपकी टांग खींचने के लिए पीछे आ जाते हैं कि भैया अच्छा, मेरे बगैर करेगा, मेरे से पूछा तूने करने से पहले, बेटा करके दिखा, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे करता है तू। तो वो उस खुंदक में कि सामने वाला बंदा तरक्की ना कर जाए या उसका ये नारा पूरा ना हो जाए, इस वजह से लोग उसकी टांग खींच देते हैं और उसको नीचे ले आते हैं। खैर, ये तो ही कुछ कुछ मजाक की बातें, लेकिन कुछ सीरियस बातें भी हैं इसमें। सीरियसली मजाक किया है मैंने। अब असली आते हैं असली मुद्दों पर दोस्तों। एक तो ये है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने जो है इस बार चुनाव वाकई बहुत अच्छे से लड़ा। जो उन्होंने संविधान बचाओ वाली जो बात कही, वो जो स्पेशली दलित थे, जो एस सी एस टी समुदाय था, उनके दिमाग में ये चीज घर कर गई कि अगर मोदी की या एनडीए की 400 सीटें आ गई तो पक्का पक्का इनकी सरकार जो है वो संविधान चेंज कर देगी और बाला ये अपना बाबा साहब का जो संविधान है उसमें से ये आरक्षण हटा देंगे। एस सी एस टी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण हट जाएगा। जबकि बीजेपी इसको पूरी तरीके से समझाने में नाकाम रही। मोदी जी ने कई भाषणों में कहा कि आरक्षण कोई हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन एक बार मन में शक पड़ गया तो पड़ गया, इसीलिए वो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गए। अच्छा दोस्तों, एक चीज और देखिए कि इस बार जो चुनाव था ना, वो कभी भी लोकसभा का चुनाव था ही नहीं। पूरा पूरा चुनाव जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लड़ा गया जैसे कि आप शहरों में कह लीजिए कि वो काउंसलर के लिए चुनाव लड़ा जा रहा था और शहरों में अगर गांव में लड़ा जा रहा था सरपंच के चुनाव के लिए। बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दों पर जो है ना वो चुनाव लड़ा जा रहा था। देश के लिए चुनाव ये था ही नहीं। देश की जनता ने इसको देश का चुनाव बनने नहीं दिया। अपने लोकल इश्यूज को जो है उन्होंने देश के इश्यूज से आगे रखा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा चला दोस्तों, एक नहीं चलिए दो मुद्दे कहूंगा आपको। एक तो जाट और नॉन जाट का जो लड़ाई थी वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ी। लेकिन हर बार ऐसा होता था दोस्तों, जाट हमेशा बीजेपी को कम वोट करते थे, 15-20% जाट वोट करते थे और नॉन जाट बीजेपी को भर भर के वोट करते थे। बीजेपी वहां पे क्योंकि 52% नॉन जाट है तो जीत जाती थी वहां पे। पिछली दो बार से लगभग ऐसा हो रहा था। लेकिन इस बार उसमें जुड़ गई दोस्तों अग्निवीर योजना। हरियाणा के ज्यादातर बच्चे जो हैं जब जवान होते हैं तो वो सेना में जाते हैं। भाजपा उनको समझा ही नहीं पाई कि अग्निवीर योजना के क्या फायदे हैं या अग्निवीर योजना से आपको क्या आगे मिलने वाला है। भाजपा इस चीज में पूरी तरीके से फेल हुई, जिसका कि फायदा कांग्रेस को मिला। 5 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें जो है कांग्रेस को मिली। अग्निवीर योजना के बारे में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये कभी बाद में बात करेंगे, बट हरियाणा में जो है ये दो रीजन सबसे मेन रहे। जो जाट बीजेपी को वोट करते भी थे उन्होंने भी इस बार बीजेपी को वोट नहीं किया, जिसकी वजह से कि उनकी 5 सीटें चली गई। अब आते हैं दोस्तों राजस्थान की तरफ। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में आप देखिए कि जो पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के जो इनके कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्होंने बयान दिया राजपूतों को लेके कि हमने जो है रजवाड़ाओं को यहाँ से भगाया था, रजवाड़ाओं को हमने जो है औकात दिखाई थी। उसकी वजह से जितने राजपूत थे
वो वहाँ से जो है नाराज़ हो गए। उन्होंने ठान लिया कि इस बार तो भैया बीजेपी को नहीं आने देंगे। तो वहाँ से बीजेपी की तकरीबन तकरीबन 11 सीटें कम हो गई। 14 सीटें मिली हैं, 8 सीटें शायद कांग्रेस को मिली हैं, एक अपना हनुमंत बेनीवाल को मिली है और एक शायद भारतीय आदिवासी समाज को मिली है, एक इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो उन्होंने ये सोच लिया था कि भैया बीजेपी को तो नहीं जिताना है। हालांकि फिर भी 14 सीटें ले गई बीजेपी, लेकिन फिर भी 11 सीटों का डेंट तो उन्होंने मार दिया। अच्छा, दिल्ली का देखिए अब आप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ इतना कुछ हुआ, उनको जेल में भी जाना पड़ा, फिर वो बेल पर बाहर आए चुनाव प्रचार के लिए, फिर 2 तारीख को जेल में चले गए। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। दिल्ली की जनता जो है वो मोदी के साथ ही रही। अब चलते हैं यूपी की तरफ। यूपी में क्या हुआ दोस्तों? यूपी में जैसा कि मैंने कहा कि वहां पर दलितों के मन में इतनी गहरी छाप छूट गई इस चीज की कि ये लोग बाबा साहब का जो संविधान है वो चेंज कर देंगे, हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे। 21% वोट मायावती को मिलता था और इस बार कितना मिला है? सिर्फ 9%। तो 12% जो दलितों का वोट मायावती को मिलता था वो सारा का सारा शिफ्ट होके चला गया आपके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को। समाजवादी पार्टी का खुद का जो है वो 20% के आसपास का वोट शेयर था, एम वाई कम्बिनेशन जो था उनका 20-22% मान के चल लीजिए। 6% उसमें कांग्रेस का जुड़ गया, हो गया 28%। ठीक है दोस्तों। और 12% जो ये जुड़ा दलित समाज, ये हो गया 40%। और तकरीबन 2% आप कह सकते हैं जो बीजेपी को, जो दूसरे और वर्ग वोट करते थे, उन्होंने वोट किया समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भी मिले 42% वोट, और इतने ही परसेंट वोट मिले अपनी बीजेपी को और अपना दल के जो उनका गठबंधन था उनको। इसीलिए वहां पे टफ फाइट हो गई। 38 सीट्स जो है बीजेपी और उनके दलों ने जीती, मतलब एनडीए ने जीती, और 43 के करीब सीट्स जो हैं वो जीती है अपनी इंडी गठबंधन ने। तो यूपी में दोस्तों ये रहा। मध्य प्रदेश में आइए आप। मध्य प्रदेश में इतनी तगड़ी लहर थी बीजेपी की, इतनी तगड़ी लहर थी। और वहाँ पे जो है वो हालांकि अपने शिवराज सिंह चौहान को वहाँ पे हटाया भी गया था, बट उन्होंने कुछ भी अगेंस्ट जाके काम नहीं किया। वो पूरी तरीके से उन्होंने मोदी जी का साथ दिया। तो वहाँ पे छिंदवाड़ा की सीट जो है वो भी कांग्रेस से छिन के जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। बिल्कुल अलग अलग तरीके से वोट किया दोस्तों हर एक राज्य में। अच्छा, अब आप आइए मुंबई में। मुंबई में दोस्तों डबल असर था। एक तो ये लोगों को लग रहा था, पहले 3 साल पहले लोगों को लग रहा था कि बीजेपी के साथ धोखा हुआ है, 4 साल पहले जब उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली थी। लेकिन जब बीजेपी ने, ये कह लीजिए शिंदे टूट के उनके गुट से अलग हुए, फिर उसके बाद अजीत पवार भी अलग हुए, तो वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बीजेपी खरीदो फोर्थ में लगी हुई है, यहाँ पे विकास तो करना नहीं है उन्होंने, और कोई कुछ खास विकास लोगों को नजर भी नहीं आया पिछले 2.5 सालों में। तो एक वो बदला लेने वाली जो है लोगों में मानसिकता थी, या एक सहानुभूति वेव थी उद्धव ठाकरे के लिए। उसके चक्कर में फायदा किसका हुआ दोस्तों? उद्धव ठाकरे को तो सिर्फ 9 सीटें मिली, लेकिन असली में फायदा हो गया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस उसके साथ मिलकर लड़ रही थी। कांग्रेस को वहां पे 13 सीटें मिली हैं। शरद पवार के साथ भी कुछ कुछ सिंपैथी वेव थी, उनको 7 सीटें मिली हैं। एक दूसरा जो यहाँ पे दोस्तों फैक्टर बहुत काम किया, और मैं मानता हूँ पूरे देश में भी थोड़ा थोड़ा काम किया, वो फैक्टर था दोस्तों कि जो नड्डा जी ने बयान दिया था ना, आई थिंक 5वें चरण के आसपास बयान दिया था ये, कि भाजपा बड़ी हो चुकी है, भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये जो बयान था ना दोस्तों, इससे आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता थे जो कि बीजेपी के लिए काम करते थे, या कहिए कि देश के लिए काम करते थे कि आप जाके सही व्यक्ति को वोट डालिए, वो सारे के सारे घर में बैठ गए कि बेटा अब तुम जो है बिना आरएसएस के ही काम चला के दिखा दो। ये जो है ना, दिस वाज द, यू कैन से द नेल, लास्ट नेल इन द कॉफिन। ये आखिरी कील थी ताबूत में, जिसने की इंश्योर किया कि बीजेपी को 272 सीटें भी ना आए। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग किसी और राज्य की बात करें, गुजरात में एक सीट कांग्रेस को चली गई। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों को पता हो तो आप बताइएगा। अगर वो एक सीट पुरुषोत्तम रूपाला की होती ना, तो मैं कह सकता था कि हाँ ठीक है, उन्होंने बयान दिया, इसकी वजह से उन्हें हराया गया।
बट वो तो अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तो जो जीता है कांग्रेस का कैंडिडेट या जो हारा है बीजेपी का कैंडिडेट, क्यों हारा दोस्तों, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है। इसके बाद आइए आप दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी, उनके पास 150 से ज़्यादा विधानसभा में सीटें थीं और 21 के करीब जो है उनकी लोकसभा में सीटें थी। लेकिन इस बार दोस्तों ऑलमोस्ट पूरा पलटा गया। बीजेपी ने टीडीपी के साथ जो है वो गठबंधन किया था और जननायक पार्टी के साथ वाईएसआरसीपी को 4 सीटें आई, ये पूरे गठबंधन ने मिलकर जो है वो 21 सीटें जीत ली। और विधानसभा में भी इन लोगों ने जो है तकरीबन तकरीबन आई थिंक सिर्फ 13 या 11 सीटें आई हैं वाईएसआरसीपी को, कांग्रेस जीरो रही है। मतलब 180-85 में से 170 के करीब सीटें जो हैं इस गठबंधन ने जीत ली हैं। तो बिल्कुल लोकलाइज चुनाव हुआ है दोस्तों, बिल्कुल लोकलाइज। सेम आप तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में पूरा डीएमके ने स्वीप किया है, सिर्फ आई थिंक एक ही सीट है जो एआईएडीएमके को गई है। वहां पे भी दोस्तों पूरा लोकलाइज चुनाव हुआ है। केरला में कह सकते हैं सारी की सारी सीटें जो है आई थिंक 20 में से 17 या 18 सीटें जो हैं वो यूडीएफ यानी कि जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको गई हैं। सिर्फ एक सीट लेफ्ट को मिली है, एक भाजपा को मिली है। वहां पे भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लोकलाइज ही चुनाव हुआ है। वहां पे बीजेपी का ज्यादा वैसे भी वर्चस्व था ही नहीं। 3 सीटों पे उम्मीद थी, उसमें से वो एक ही सीट जीत पाए हैं। तिरुवनंत की जो सीट है, जो अपना क्या नाम है, रब कौन बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं रहा, शशि थरूर उनके अगेंस्ट थे, वो मात्र 13,050 वोटों से हारे हैं। बहुत क्लोज फाइट थी वो भी, आई थिंक कोयम्बटूर की सीट थी वो, या तो पता नहीं, नहीं त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम की सीट थी वो बहुत ही क्लोज फाइट में हारे हैं, वरना वो सीट भी जो है बीजेपी जीत के लेके जा सकती थी। अच्छा, अब आप उड़ीसा की तरफ आइए। उड़ीसा में भी दोस्तों बीजेडी की 15 साल की सरकार, बीजेडी की तो शायद 25 साल की सरकार थी, अपने नवीन पटनायक जी की 15 साल की सरकार थी। उसको क्योंकि नवीन पटनायक जी की तबीयत खराब थी और बीजेपी ने वहाँ पे काम किया था काफ़ी, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें आई थिंक 18 या 19 सीटें जो हैं वो बीजेपी को गई हैं, एक सीट बीजेडी को गई है और एक शायद कांग्रेस ने जीती है वहाँ पे। और वहाँ के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी ने आधे से ज़्यादा जो है आई थिंक 148 सीटों की विधानसभा है, वहाँ पे उनको 78 सीटें मिली हैं। बिल्कुल जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको कि बिल्कुल लोकलाइज चुनाव हुआ है, देश के लिए चुनाव हुआ ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू जो है वो बिल्कुल चला है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जादू नहीं चला, बल्कि जो जादू चला है ना, या कहिए जो रोड़ा लगा है, वो ये लगा है कि जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे बीजेपी ने 18 जो है लोकसभा की सीटें जीत ली थी, विधानसभा में 70 के करीब सीटें जीत ली थी। बट उसके बाद बीजेपी ने अपने जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो उनके साथ खड़े नहीं हुए, जिसकी वजह से कि उनका वोट छिटक गया। जब उनकी मारपीट की घटनाएं हुई, जब उनको जान से मारा गया, तो बीजेपी उनके साथ खड़ी ही नहीं हुई कि भैया तुम अपना अपना देख लो, हमें इतनी सीटें आ गई हैं, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण रहा बीजेपी की हार का पश्चिम बंगाल में। बिहार की बात करते हैं दोस्तों। बिहार में जो है तेजस्वी को यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े, उन्होंने 220 के करीब रैलियां करी वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी 31 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन निकाल के लेके गया। अब चाहे तो आप इसको हार भी मान सकते हैं, चाहे तो आप जीत भी मान सकते हैं एनडीए गठबंधन की, क्योंकि पिछली बार 39 सीट्स थी, इस बार 31 सीटें हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे भी जो ज्यादा नुकसान हुआ वो बीजेपी को ही हुआ है। 17 सीटें लड़ी हैं और 12 सीटें जीत पाई है, जबकि कहा उल्टा जा रहा था कि नीतीश बाबू जो हैं वो नुकसान कराएंगे, वो 8 9 या 10 तक सीटें लेके जा पाएंगे, बट वो 16 सीटें करके जो है लड़के वो 12 सीटें वो भी जीत गए हैं। तो नुकसान यहाँ पे 4 सीटों का नीतीश बाबू को और 5 सीटों का जो है वो बीजेपी को हुआ है, जिसकी वजह से कि टैली कम हुई है। अदरवाइज एलजेपी को 5 सीटें मिली थी, वो 5 सीटें जीत गए, हमको एक सीट मिली थी वो जीत गए, और अपने उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली थी वो जीत गए। तो बिहार में भी दोस्तों एक तरह से आप कह लीजिए कि पूरी तरीके से जो है लोकलाइज चुनाव था। कुछ सीटों पर जो है बीजेपी जहाँ पे कि उनके कैंडिडेट कमजोर थे वो हारे, कुछ सीटों पर जो जहाँ पे आरजेडी अच्छा चुनाव लड़ी वो वहां पर जीती।
कांग्रेस और लेफ्ट जो है 1-2 सीटों पे जीते हैं, वहाँ पे उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, वो जीते। पूरी तरीके से जो चुनाव था वो लोकलाइज़ था। नॉर्थ ईस्ट तो खैर शुरू से ही आपको पता है कि कैसा रहता है। असम ने बिल्कुल जैसे सोचा था वैसा ही किया। 10 साल शायद सीटें जो हैं वो वहाँ पे बीजेपी जीती है, एक असम गण परिषद जीती है, एक अपनी जो है वो यूपीपीएल जीती है। वहाँ पे एक जो चीज़ दोस्तों हैरान करने वाली है वो ये है कि आईयूएमएल के जो हेड हैं बदरुद्दीन अजमल, वो हार गए वहाँ से। उसकी जगह आई थिंक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं वहाँ से दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी हैरानी की चीज़ रही मेरे लिए। अच्छा, आप झारखंड देख लीजिए दोस्तों, झारखंड में भी बीजेपी ने ही बाजी मारी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बाजी मारी है, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए थे और भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी छत्तीसगढ़ में, तो उसकी वजह से वहाँ से वो जो है बीजेपी जीती है। सरकार भी विधानसभा में भी उन्होंने ही बनाई थी। झारखंड में क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उनके जो हेड हैं अपने हेमंत सोरेन, वो जेल में हैं। उनके खिलाफ भी कोई सिंपैथी वेव नहीं थी, ना दिल्ली में थी ना झारखंड में थी। दोनों जगह बीजेपी ने ऑलमोस्ट जो है 100% स्वीप किया है। ठीक है दोस्तों, अब हिमाचल में देख लीजिए, हिमाचल में चारों की चारों सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती। उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटें बीजेपी ने जीती। वहां पे जो है अभी भी आप कह सकते हैं थोड़ी सी मोदी वेव थी। पूरी तरीके से दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद छठी सातवीं बार कह रहा हूँ, पूरी तरीके से लोकलाइज चुनाव था। लोकल एमएलए को देख के जो है माफ कीजिएगा एमपी को देख के जो है चुनाव किया जा रहा था, जैसे कि सरपंच का चुनाव हो। मोदी मैजिक इस बार नहीं चला है। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी है इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के बताया है कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी है। अयोध्या वासियों की वजह से नहीं हारी है, मतलब जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है उसकी वजह से नहीं हारी है। वो वीडियो भी आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। वाराणसी में भी दोस्तों बहुत कम वोट मिले हैं मोदी जी को। इसकी भी अगर मैं टाइम हुआ तो कोशिश करूंगा कि इसकी भी वीडियो बना के आपको बताऊं कि वाराणसी में क्या हुआ कि जो मोदी जी को सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत मिली। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है वो काफ़ी सारे जो मैंने कारण बताए हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बेरोजगारी भी थी और महंगाई भी थी। दोस्तों, महंगाई पूरे देश दुनिया में थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही महंगाई थी। हाँ, सभी देशों में महंगाई थी और सब देशों में सरकार भी चेंज हुई है। यहाँ पे बस आप ये कह लीजिए कि एनडीए की सरकार बन गई है, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, एनडीए की सरकार बन गई है महंगाई होने के बावजूद भी। बेरोजगारी के लिए जहां तक मेरा दोस्तों मानना है तो देश आज भी ये विश्वास करता है कि अगर बेरोजगारी का कोई सोल्यूशन दे सकता है तो वो मोदी सरकार ही दे सकती है या एनडीए की सरकार ही दे सकती है। इंडी गठबंधन के बस का नहीं है, वो अपनी बेरोजगारी दूर कर लें, उनके लिए वही बहुत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो है वो मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो लाइक कर ही दिया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर मैंने कुछ रीजंस छोड़ दिए हों, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।